नमस्कार, स्वागत है आपका तमाम अहम खबरों के साथ। हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर का मतदान जारी। 7 जिलों की 56 सीटों पर वोटिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। केंद्र का जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजने का फैसला। मुख्यमंत्री ने हंदवाड़ा का दौरा कर हालात का लिया जायजा। हाईकोर्ट ने पीड़ित लड़की की हिरासत पर मांगा जवाब। आईएमएफ की बैठक में वैश्विक मंदी से निपटने पर जोर। भारत ने की मुद्रा कोष का सालाना बजट बढ़ाने की मांग। विकास की रफ्तार कायम रखने के लिए संसाधन जुटाने की सलाह। उत्तर से दक्षिण भारत तक गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। 10 राज्यों में पारा 40 के पार। असम के कई इलाकों में बारिश के साथ ओले। और जापान के बाद 7.8 तीव्रता वाले भूकंप से हिला इक्वाडोर। 28 की मौत, बड़ी तादाद में लोग हताहत। सुनामी की चेतावनी जारी। और सबसे पहले विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल के दूसरे दौर की 56 सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वोटिंग को लेकर महिलाओं और युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है और वहीं बुजुर्ग मतदाता भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार वोट डालने वालों में तो गजब का उत्साह है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारों में लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। पिछले दौर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में करीब 80% मतदान दर्ज किया गया था। ऐसे में इस दौर में भी भारी मतदान की उम्मीद जताई जा रही है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और इस दौर के बाद पश्चिम बंगाल में अभी 4 चरणों का मतदान होना बाकी है। और अब बात करें पश्चिम बंगाल के दूसरे दौर के चुनाव से जुड़े आंकड़ों की, तो इस दौर की 56 सीटों पर 383 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। तकरीबन सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर और मध्य हिस्से के 7 जिलों की 56 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इनमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और बीरभूम शामिल हैं। इस दौर में कुल 1,21,74,947 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से 62,49,713 पुरुष और 58,91,717 महिला मतदाता हैं, जबकि 33,338 सर्विस मतदाता हैं। वहीं 179 अन्य श्रेणी के मतदाता भी हैं। दूसरे दौर में कुल 383 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, जिनमें से 33 महिला उम्मीदवार हैं। इनमें तृणमूल कांग्रेस के 55, कांग्रेस के 23, सीपीएम के 17 और बीजेपी के 53 उम्मीदवार शामिल हैं। पिछले दौर में हिंसा की छिटपुट घटनाओं को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस दौर में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनियां बढ़ाकर करीब 800 कर दी हैं। हर पोलिंग बूथ पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। कुछ स्थानों पर पुलिस अधिकारियों का तबादला भी किया गया है। मतदान के लिए 13,645 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इस बार 1,711 मशीनों में वीवीपीएटी की सुविधा भी मतदाताओं को मिल रही है। इस दौर में कई सीटें सियासी दलों के लिए नाक का सवाल बनी हुई हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला सिलीगुड़ी सीट पर है, जहां से टीएमसी के टिकट पर फुटबॉलर बाईचिंग भूटिया मैदान में हैं। उनके सामने सीपीएम के वरिष्ठ नेता अशोक भट्टाचार्य हैं। वो इस सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं और फिलहाल सिलीगुड़ी के मेयर हैं। प्रणव गोस्वामी के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। तो दूसरे दौर के लिए मतदान जारी है और पश्चिम बंगाल से प्रणव गोस्वामी हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। प्रणव, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दूसरा चरण, ऐसे में वो कौन कौन सी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर खास नजर इस चरण में है? प्रणव, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
तो आपको एक बार फिर से बता दें कि वोटिंग जो है वो वहां पर चल रही है 56 सीटों के लिए। 383 उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं। उनकी किस्मत जो है आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें हैं। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग और युवाओं में, खासकर जो पहली बार अपना वोट डाल रहे हैं, उनमें खासा उत्साह है। प्रणव का रुख करेंगे। प्रणव, हमने देखा कि मतदाताओं में भी खासा उत्साह है। ये दौर काफी महत्वपूर्ण है, ये चरण। वो हाई प्रोफाइल सीटें कौन सी हैं जिस पे इस चरण में खास नजरें हैं? प्रणव, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि 56 सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही जो बूथ हैं, पोलिंग बूथ, वहां पर लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। लोगों में काफी उत्साह है। अपने अपने मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग वोट कास्ट करने के लिए निकले हैं। इस बार पहले दौर की बात करें, पिछले चरण में 80% मतदान हुआ था और जिस तरह की कतारें मतदान केंद्रों पर देखी जा रही हैं, उससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस बार भी जो मतदान फीसद है वो काफी अच्छा रहेगा। प्रणव, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रणव का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से भी काफी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस दौर के बाद पश्चिम बंगाल में 4 चरणों का जो मतदान है वो होना बाकी है और आज जो है वो 56 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। 62,49,713 पुरुष और 58,51,717 महिला मतदाता जो हैं वो वोट डालने के लिए निकले हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। और हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने जो मतदान चल रहा है उसको लेकर जायजा लिया है। आइए उसका रुख करेंगे। में दूसरे दौर में 56 सीटों पर मतदान हो रहा है। मैं इस वक्त हूं सिलीगुड़ी के एक मॉडल पोलिंग स्टेशन में। आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह से ही जो यहाँ के वोटर्स हैं उनके बीच में एक किस्म का उत्साह है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सुबह 5:30 बजे से ही जो वोटर्स हैं वो पोलिंग स्टेशन पर आना शुरू हो गए और अभी भी आप देख सकते हैं कि खासतौर पर जो महिलाएं और जो युवा हैं उनमें किस तरह से एक एंथुजियाज्म है, एक एक्साइटमेंट है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। हमारे साथ कुछ युवा जो वोटर्स है वो हैं। आप ये बताइए क्या इश्यूज हैं आपके लिए जो आप चाहती हैं कि होना चाहिए इन चुनावों में? हाँ, जरूर वोट देने से तो बहुत सारे इश्यूज तो बढ़ना चाहिए। जो जॉब के क्राइटेरिया है वो सब बढ़ना चाहिए। अगर कॉलेज खत्म करके हम जॉब की तरफ जाए तो जॉब मिल जाए, ज्यादा घूमना नहीं पड़े, ये सब तो चाहिए हम सब लोगों को ना। और वुमेन सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर महिलाओं में जो महिला सुरक्षा है उसको लेकर सबसे बड़ा मुद्दा वो उनके जहन में है कि महिलाओं को सुरक्षा मिले, युवाओं को रोजगार चाहिए, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। हम और वोटर से ही बात करते हैं। आप क्या सोचते हैं? वोट होने से तो अच्छा है अगर हम लोग का कम बने तो, अगर नहीं बने तो फिर फायदा क्या होगा? आप चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का उन्नति हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। एक चीज तो मांगते हैं हम लोग को, और क्या चीज मिलेगा? हम लोग को तो लॉटरी नहीं मिलने वाला यहाँ पर। अगली खबर का रुख करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने न्यायाधीशों को न्यायिक सक्रियता के जोखिम को लेकर आगाह किया है और अधिकारों के इस्तेमाल करते समय तालमेल और आत्मसंयम दिखाने की सलाह दी है। वे भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के चौथे रिट्रीट समारोह को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को भोपाल के राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के चौथे राष्ट्रीय समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने न्यायाधीशों से न्यायिक सक्रियता दिखाते समय संतुलन और आत्मसंयम दिखाने की सलाह दी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए, दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखल से बचना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि कानून का शासन बनाए रखने में न्यायपालिका की अहम भूमिका है। उन्होंने अदालतों से गरीबों को सस्ता और सहज न्याय दिलाने पर जोर दिया। Justice to have meaning to the people must have 3 essential ingredients:
accessibility, affordability, and quickness. Maintaining rule of law is the most important attribute to the judiciary in a democracy. राष्ट्रपति ने देश की अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इनके जल्द निपटारे की पहल होनी चाहिए। इसके लिए अदालतों में खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाना चाहिए। समारोह में मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर, मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हंदवाड़ा फायरिंग मामले में कश्मीर में तनाव कम नहीं हो रहा। हालात पर काबू पाने के लिए केंद्र ने 3600 अर्धसैनिक बल भेजने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कल हंदवाड़ा का दौरा किया और इसी बीच इस मामले में दायर PIL की सुनवाई करते हुए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने पीड़ित लड़की को हिरासत पर रखने को लेकर जवाब मांगा है। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में हंदवाड़ा फायरिंग के विरोध में शनिवार को भी प्रदर्शन हुए। गांदरबल में विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच झड़प हुई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेना की फायरिंग में बेगुनाह लोगों की मौत के विरोध में प्रदर्शन किया। जुडिशियल प्रोब हो, टाइम बाउंड प्रोब हो, 10 या 15 दिनों के अंदर अंदर उन लोगों को जिन्होंने इनको कत्ल किया है, जिन्होंने मासूमों का कत्ल किया, उनको तख्तेदार तक पहुंचाया जाए। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। तनाव को देखते हुए बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक लगी हुई है। आज 5वां रोज है, 5 रोज से मुसलसल हड़ताल है। अगर इसमें एक्शन ली होती, चाहे गवर्नमेंट ने जिसने भी की होती उसमें, तो लोगों को भी इत्मीनान बैठ जाता था। इन्होंने कुछ कार्रवाई की है। कश्मीर के हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने शनिवार को खुफिया विभाग, रक्षा मंत्रालय और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई और कश्मीर में और अर्धसैनिक बल भेजने का फैसला किया गया। गृह मंत्रालय इस बारे में जम्मू कश्मीर सरकार के संपर्क में है। राज्य सरकार को हालात सामान्य बनाने में पूरी मदद का भरोसा दिलाया गया है। निश्चय ही कानून अपनी कार्रवाई करेगा और हमें विश्वास है कि प्रदेश सरकार सक्षम है हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए। जो भी वहां पर परिस्थिति उत्पन्न हुई है, प्रदेश सरकार उसका संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करेगी। शुक्रवार को कुपवाड़ा में हिंसा पर उतारू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सेना को गोली चलानी पड़ी, जिसमें एक शख्स की जान चली गई और 3 लोग घायल हुए। इससे पहले हंदवाड़ा में सेना की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को लोगों ने आर्मी के जवान पर एक स्थानीय लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसके बाद हिंसा पर उतारू भीड़ को रोकने के लिए सेना ने फायरिंग की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पंजाब में पार्टी में फिर से जान फूंकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी सिलसिले में कल पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब का दौरा किया, जहां पे उन्होंने कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनी। राहुल गांधी ने पंजाब में गंभीर मुद्दों की अनदेखी किए जाने की बात भी कही। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। उन्होंने जीरकपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर रायशुमारी हुई। बैठक से पहले राहुल मीडिया से भी मुखातिब हुए। यहां उन्होंने पंजाब में नशाखोरी का मुद्दा उठाते हुए एक बार फिर बादल सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर इस मुद्दे को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। रियलिटी ये है कि सरकार उस प्रॉब्लम को देखना ही नहीं चाह रही है। पता नहीं क्या कारण है, मगर वो ड्रग प्रॉब्लम को किसी ना किसी कारण इग्नोर करते हैं। ये पहला मौका है जब राहुल गांधी इतने बड़े स्तर पर ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे तौर पर रूबरू हो रहे हैं। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো। विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। चलो एकला चलो एकला चलो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब सूखे और जल संकट से जुड़ी खबरें।
सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में फैक्ट्रियों के लिए पानी की कटौती शुरू हो गई है। जिलाधिकारी निधि पांडे ने कल इसका ऐलान किया। शराब कारखानों को दिए जाने वाले पानी में 20% की कमी की जाएगी। दूसरी फैक्ट्रियों के लिए ये कटौती 10% की होगी। ये फैसला फिलहाल 15 दिन के लिए है। जिलाधिकारी के मुताबिक गर्मी बढ़ने के साथ जलाशयों में पानी घटने लगा है। इसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया। औरंगाबाद समेत महाराष्ट्र के 21 जिले इस वक्त सबसे बड़े सूखे से जूझ रहे हैं। और वहीं औरंगाबाद में ही कई ऐसी बस्तियां हैं जहां पे आदिवासियों और गरीबों को पानी के लिए लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। आलम तो ये है कि रोजी रोटी का ख्याल छोड़कर पूरा परिवार पानी जुटाने में के काम में ही लगा रहता है। राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। ये है औरंगाबाद की गोविंद नगर बस्ती। बीड़ बाईपास से लगी 300 की आबादी वाली बस्ती 15 साल पहले बसी। पहले ये गांव का हिस्सा थी, लेकिन अब औरंगाबाद नगर पालिका के दायरे में है। गांव से शहर में आने के बावजूद यहाँ हालात नहीं बदले। यहाँ रहने वाले घुमंतु जनजातियों के लोग खेल तमाशे या करतब दिखाकर जीवन यापन कर रहे हैं। इन लोगों पर जल संकट की दोहरी मार पड़ी है। बेहद खराब माली हालत वाले कुछ लोग भीख में पानी मांगने को विवश हैं। हमारे को यहाँ पानी नहीं है। पानी मांगने को गए तो लोग का पानी नहीं देते। 2-2 4-4 घंटे उनके घर को खड़ रहे थे। गालियाँ फिटकार दे के हमारे को भगाते। हमको पानी नहीं पीने को 300-400 रुपए का टैंकर पानी का लाते हम। इनके घरों में सामान के नाम पर केवल पानी भरने के घड़े और टंकियां हैं। आसपास कोई सार्वजनिक नल नहीं है। जो महिलाएं पहले मजदूरी करती थी, अब पूरा दिन पानी जुटाने में लगी रहती हैं। औरंगाबाद शहर में ऐसे करीब 2.5 लाख लोग हैं। पानी के भी टैंकर जल्दी भी आते नहीं। हम पैसे तुम्हारे से निकालते भी नहीं। पैसे दिए तो भी हमको पानी जल्दी लाता नहीं। ऐसा है वो क्या है, हमारा जंगल में बैठना, खाना बैठना, ऐसे भीख मांगते बैठना ऐसा। औरंगाबाद नगर पालिका संपन्न इलाकों में टैंकर भेज रही है, लेकिन इन इलाकों की तरफ उसका ध्यान नहीं है। घुमंतु जनजातियों और आदिवासियों के बीच काम करने वाले लोगों का मानना है कि शहर और गांव दोनों तरफ ये समुदाय भारी उपेक्षा का शिकार है। 500 रुपए, 1000 रुपए, 700 रुपए बड़ा टैंक लाते हैं और इधर इनके पास सठाने के लिए बड़े बड़े ये टाकियाँ होते हैं। वो टाकी में पानी उतारते हैं और खुद के जेब से दिन भर भीख मांगेंगे, काम करेंगे, धंधा करेंगे और वो जो मेहनत का पैसा है वो पैसे से टैंकर मंगाते हैं और अपना जीवन बसरा करते हैं। बात गांव के किसानों की हो या शहरी गरीबों की, जल संकट ने सबकी कमर तोड़ दी है। गाँव से जो गरीब बेहतर जिंदगी की तलाश में शहरों में आए, जल संकट यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वैसे तो सरकार जल संकट से निपटने के लिए तमाम दावे कर रही है। तमाम जगहों पर टैंकरों से पानी की आपूर्ति हो रही है, लेकिन जहां इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, खासतौर पर विमुक्त और गरीबों की बस्तियों में, वहां पानी नहीं है। अपने पैसे से उनको खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। औरंगाबाद के तमाम इलाकों में हालात बेहद दयनीय है। कैमरामैन नारायण के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, औरंगाबाद। और अब बात गुजरात के आदिवासी बहुल डांग जिले की। कभी पानी से लबालब रहने वाला डांग आज बूंद बूंद के लिए मोहताज है। लोग चाहते हैं कि यहाँ भी पाइप से पानी की आपूर्ति की जाए। गुजरात के डांग जिले में महिलाएं लंबा सफर तय करके जब कुएं पर पहुंचती हैं, तो उनके हिस्से आता है गंदा पानी। इसी पानी से अब उनके परिवार की प्यास बुझ रही है। लगातार 2 साल से पड़ रहे सूखे ने यहाँ कुओं और जलाशयों को लगभग सुखा दिया है। हमारे गांव में पानी की बहुत ही दिक्कत है। पानी लेने के लिए हमको 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और वहाँ पे थोड़ा सा एक झरना है जो कुएं में और डैम में पानी नहीं है। और छोटे से झरने में से हम लोग एक मटका या तो फिर एक देगड़ा पानी लेके आते हैं और सारा दिन वही चलाते हैं। जिले में अधिकतर हैंडपंप और नल सूखे हैं। सरकारी टंकियों में जो पानी बचा है उसे लेने के लिए युद्ध जैसी स्थिति है। इन हालातों से गुस्साए लोगों ने शुक्रवार को प्रदर्शन भी किया। કારણ કે અમને ઢોર ઢાકરને પાણી કપડા ધોવાને પાણી મળતું નથી, એટલે બેનો થાકી જાય અને પીવાનું પાણી અમને સુવિધા કરી આપો। પાણીની પાઇપલાઇન કે પછી ઢોર ઢાકરોને પણ પાણીની વ્યવસ્થા કરી આપો, જેથી અમને બેનોને કઈ તકલીફ ના પડે। डांग जिले की आबादी करीब 1 लाख है। इतनी बड़ी आबादी के लिए सप्ताह में महज 2 दिन पानी की आपूर्ति होती है। फिलहाल पारा 40 डिग्री के आसपास है और जब गर्मी बढ़ेगी तब तक पानी बचेगा भी या नहीं, किसी को नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और वहीं भीषण गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। ज्यादातर इलाकों में पारा 40 के पार पहुंच गया है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लू जानलेवा साबित हो रही है। उधर असम में गुवाहाटी समेत राज्य के कई हिस्सों में कल बारिश के साथ ओले पड़े हैं। राजधानी दिल्ली समेत देश के ज्यादातर इलाके में भीषण गर्मी और लू ने लोगों को बेहाल कर दिया है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक देश के 10 राज्यों में पारा 40 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी के मद्देनजर लखनऊ में सोमवार से जिला प्रशासन ने स्कूलों का समय बदलने का आदेश दिया है। तो झारखंड के जमशेदपुर में पारा 45 को पार कर गया। वहीं पश्चिम बंगाल के बांकुरा में तापमान 44.5 डिग्री दर्ज किया गया। অসুবিধা তো পুরোটা হচ্ছে, তখন বাঁকুড়া টাউনের মধ্যে জল নেই, কুয়োয় জল শুকিয়ে গেছে, পুকুরে জল শুকিয়ে গেছে, দুটো নদী আছে, দুটো নদীর মধ্যে জল পাচ্ছি না। छांव में बैठे हैं, बहुत धूप बहुत गर्मी है, काम धाम पे कोई नहीं जा रहा है, कैसे किया जाए, बहुत ज्यादा गर्मी है। पश्चिमी ओडिशा के 10 जिलों में भीषण गर्मी और लू जारी है। सुंदरगढ़ और सोनेपुर में पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया है। तो महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में भी गर्मी और लू से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं और ज्यादातर जगहों पर तापमान 44 डिग्री के आसपास रहा। अभी तो ईस्ट विदर्भ में तापमान बढ़ रहा है और हो सकता है कि 2-3 दिनों में पूरे विदर्भ में या एमपी में तापमान बढ़े। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। Most of the place in Rayalaseema and Telangana, they are now at the recording highest for the last and highest near or sometimes crossing the highest values recorded in the last 10 years. The hotness will continue in both states continuously till the onset of the monsoon. उधर असम में गुवाहाटी समेत राज्य के कई हिस्सों में कल बारिश के साथ ओले पड़े। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले 2 दिनों तक तापमान में थोड़ी कमी आ सकती है। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के उप हिमालयी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर अगले 24 घंटे के दौरान बारिश होने की आशंका है। वहीं उत्तरी राजस्थान और पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज आंधी चल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इक्वाडोर में आज सुबह 7.8 तीव्रता वाला भूकंप आया। भूकंप का केंद्र राजधानी क्विटो से दक्षिण पूर्व में 173 किलोमीटर दूर है। यहां अभी तक 28 लोगों के मरने की खबर है। मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आपदा प्रबंधन टीमों को रवाना कर दिया गया है। भूकंप के झटके राजधानी समेत देश के कई बड़े हिस्सों में महसूस किए गए हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। और शनिवार को क्यूशु में 7.0 तीव्रता वाला भूकंप आया। बीते 3 दिनों में जापान में ये तीसरा बड़ा झटका था। इसमें 41 लोगों की जान जाने की खबर है। कई इमारतें तबाह हो गई और कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। जापान में इससे पहले 24 घंटे के अंदर आए 2 शक्तिशाली भूकंपों ने कई लोगों की जान ले ली। शुक्रवार को यहाँ 7.3 तीव्रता का भूकंप आया था। इन भूकंपों में 1500 से ज्यादा घायल हुए हैं। लोगों को अपने घर छोड़ कर राहत शिविरों में पनाह लेनी पड़ रही है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचालन समिति ने शनिवार को सदस्य देशों से विकासोन्मुखी खर्चे बढ़ाने की अपील की। वाशिंगटन में आयोजित IMF की बैठक में वैश्विक मंदी से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने की बात भी कही गई। और इसी बीच बैठक में हिस्सा लेने गए भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि IMF को भविष्य में विकास की रफ्तार कायम रखने लायक संसाधन जुटाने चाहिए। IMF की बैठक में वैश्विक मंदी, आर्थिक सुधार और संस्था के कामकाज में बदलाव लाने पर चर्चा हुई। IMF ने कहा कि वैश्विक मंदी का खतरा भले ही फिलहाल टल गया है, लेकिन विकास की रफ्तार उम्मीद से कम रही है। इससे निपटने के लिए सदस्य देशों को अपनी नीतियों में जरूरी बदलाव के साथ साझा सहयोग बढ़ाने की सलाह दी गई। The global recovery is continuing, but the expansion is modest. The situation may ultimately weigh on sentiment, which is why we must implement mutually reinforcing policies to boost global growth and strengthen financial stability. IMF ने संरक्षणवाद और प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन से बचने की भारत की मांग का समर्थन किया। साथ ही सदस्य देशों से महत्वाकांक्षी ढांचागत सुधार और विकास के अनुकूल राजकोषीय नीति अपनाने को कहा। We underscored ambitious structural reforms
growth-friendly fiscal policy, and accommodative monetary policy as key areas for action. We also reiterated our commitment to refrain from all forms of protectionism and competitive devaluations. इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि IMF को अपने संसाधन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मौजूदा 5 से 6 हजार करोड़ डॉलर के IMF के सालाना बजट को बढ़ाकर 10 हजार करोड़ डॉलर करने की मांग भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत ने निवेश के लिए बेहतरीन माहौल तैयार किया है और देश सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। विश्व बैंक की बैठक में वित्त मंत्री ने यह दावा किया है कि पिछले 2 सालों में भारत में विदेशी निवेश की सीमा 30 से 40% तक बढ़ा दी गई। इसकी वजह से भारत निवेश के लिहाज से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और इस वक्त निवेशकों की सबसे लोकप्रिय जगह है। वित्त मंत्री ने यह दावा किया है कि भारत ने विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए कई ढांचागत और नीतिगत बदलाव किए हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे। ब्राजील में आज राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के निचले सदन में वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले शनिवार को सत्ताधारी गठबंधन के कुछ और सहयोगियों ने डिल्मा से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया। डिल्मा पर 2014 के बजट कानून के उल्लंघन करने का आरोप है। उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर संसद में चर्चा शुरू हो चुकी है। निचले सदन में अगर प्रस्ताव पारित होता है तो सीनेट में महाभियोग कार्यवाही चलाई जाएगी। और आज भारत के महान दार्शनिक, शिक्षक और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुण्यतिथि है। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुट्टनी में जन्मे राधाकृष्णन ने हिंदू दर्शन का शुद्ध रूप दुनिया के सामने रखा और उसे मान्यता दिलवाई। उन्होंने दर्शन शास्त्र में MA किया और हिंदू दर्शन का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाया। वो 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे। 1939 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बागडोर संभाली। उन्होंने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में भी लेक्चर दिए। आज़ादी के बाद 1952 में डॉक्टर राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति बने। 1962 में उन्हें भारत का राष्ट्रपति चुना गया। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आज ही के दिन 1975 में चेन्नई में उनका निधन हो गया। और चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर का मतदान जारी। 7 जिलों की 56 सीटों पर वोटिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। केंद्र का जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजने का फैसला। मुख्यमंत्री ने हंदवाड़ा का दौरा कर हालात का लिया जायजा। हाईकोर्ट ने पीड़ित लड़की की हिरासत पर मांगा जवाब। IMF की बैठक में वैश्विक मंदी से निपटने पर जोर। भारत ने की मुद्रा कोष का सालाना बजट बढ़ाने की मांग। विकास की रफ्तार कायम रखने के लिए संसाधन जुटाने की सलाह। उत्तर से दक्षिण भारत तक गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। 10 राज्यों में पारा 40 के पार। असम के कई इलाकों में बारिश के साथ ओले। और जापान के बाद 7.8 तीव्रता वाले भूकंप से हिला इक्वाडोर। 28 की मौत, बड़ी तादाद में लोग हताहत। सुनामी की चेतावनी जारी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन।